नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जहां कृषि क्षेत्र से जुड़ी हर समस्या का समाधान उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाती है। खेती से जुड़े हर पहलू तक पहुंच है हमारे इस कार्यक्रम की। इतना ही नहीं, खेती में सहायक विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों की जानकारी भी हम आपको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं, ताकि कृषि क्षेत्र में आप लाभ कमा सकें और तरक्की कर सकें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज कृषि की मुख्य खबरों पर। आयाती दालों की पहली खेप पहुंची, सहकारी बीज समितियों को ऋण दिलाने का प्रयास, किसानों का यंत्रीकरण पर विश्वास, मसूर का भरपूर उत्पादन, मुनाफेदार अजवाइन। विदेशों से आयात की गई 1792 टन तुअर दाल की पहली खेप पिछले सप्ताह देश में पहुंच गई। पिछले 4 वर्ष में पहली बार दलहन का आयात किया गया है। माना जा रहा है कि इससे दलहनों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खुदरा कीमतों में आई तेजी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। उड़द दाल की पहली खेप 20 अक्टूबर को पहुंचेगी। अब आयाती तुअर दाल राज्यों को उनकी मांग के आधार पर आवंटित की जा रही है। पहले से आयात के लिए ऑर्डर की गई शेष 5000 टन तुअर दाल की खेप शीघ्र आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बीज समितियों को आर्थिक हानि नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समितियों को सुविधा अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से ऋण दिलाने के भी प्रयास होंगे। श्री भार्गव राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ की 10वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि बीज संघ एवं बीज समितियों के कारण किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज समय पर मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 3 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलवाने में बीज सहकारी समितियों का भी अहम रोल रहा है। बैठक में बताया गया कि 20 जिलों में बीज संघ के 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट बनवाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में ट्रैक्टर एवं हाईटेक कृषि यंत्रों में सुधार की सुविधा तथा मरम्मत के उद्देश्य से कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें योग्य व्यक्तियों तथा बेरोजगार नौजवानों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो किसान के बिगड़े कृषि यंत्रों को सुधार कर उन्हें राहत देंगे। इससे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को अपनाने की हिचक समाप्त होगी और वे विश्वास के साथ यंत्रीकरण अपनाकर उत्पादन बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। यह जानकारी मध्य प्रदेश के संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री राजीव चौधरी ने दी। श्री चौधरी ने बताया कि कौशल विकास केंद्र जबलपुर, सतना, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एवं सागर में खोले जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक की लागत 3 करोड़ होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र में हॉस्टल, मेस, वर्कशॉप एवं टीचिंग रूम की सुविधा होगी। इसमें एक बार में 30 से 60 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मसूर सभी तरह की भूमि में उगाई जा सकती है, लेकिन दोमट और भारी भूमि उपयुक्त मानी जाती है। खेत की 3 से 4 जुताई करें तथा पाटा चलाएं, जिससे नमी संरक्षित की जा सके। मसूर का बीज 16 से 18 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। बीज को प्रारंभिक अवस्था में फफूंद जनित रोगों से बचाने के लिए बुआई के पूर्व थायरम या कार्बेंडाजिम की 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद राइजोबियम तथा पीएसबी कल्चर प्रत्येक की 5 ग्राम मात्रा से प्रति किलो बीज उपचारित करें। अक्टूबर के मध्य बुआई के लिए उपयुक्त समय है। 15 नवंबर तक का समय मसूर फसल की बुआई देरी की अवस्था में की जा सकती है। मसूर की उन्नत किस्में जवाहर 1-3, L4076, K75, मल्लिका, IPL 81 लगाई जा सकती हैं। अजवाइन औषधि फसल है, प्रायः हर घर में इसका उपयोग होता है। अजवाइन का क्षेत्र मालवा में ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में अच्छी तरह से पैदा की जा सकती है। अजवाइन लगाने के लिए खेत की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करें, ताकि अंकुरण प्रभावी ढंग से हो सके। खेत की तैयारी के समय 15 से 20 क्विंटल गोबर खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें तथा 87 किलो यूरिया, 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 3 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालें। और किसान भाई, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पशुओं के लिए सबसे ज़रूरी होता है उनका आहार और पोषण प्रबंधन। पशुओं का आहार ऐसा होना चाहिए जिससे उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे अजोला की, जो कि एक ऐसा शैवाल है जो कि लवणों और प्रोटीन से भरपूर है। तो अजोला को कैसे उगाया जाता है, पशु आहार के रूप में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसका क्या महत्व है, इसी विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बकुल लाड जी। संतुलित पशु आहार में जो कि अति आवश्यक है स्वस्थ पशुधन के लिए, उसमें अजोला का हम किस तरह उपयोग करें, अजोला क्या है और इसको हम किस तरह तैयार करें। तो किसान भाइयों, हम आज चर्चा करेंगे अजोला के बारे में। अजोला एक तरह का काई जैसा पदार्थ है जो कि पानी के ऊपर तैरता है और इसको हम फर्न कहते हैं। यहाँ अजोला कैसी फैमिली का एक प्रजाति है जो कि काई जैसी हरे रंग की पानी पर दिखती है। अजोला का जो मुख्य गुण है, ये प्रोटीन, इसमें 15 से 25% तक प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन के स्रोत के रूप में, पशु आहार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अजोला जो कि पशु आहार का घटक बन सकता है, पशु आहार के कीमतों में काफ़ी ये असर डालता है, जिससे कि जब हम इसको पशु आहार में खिलाते हैं तो हमारे पशु आहार की कीमतें कम हो जाती है। आमतौर पर यदि एक किसान भाइयों के वहाँ देखें कि पशुधन उत्पाद का जो लागत है उसमें 70% लागत जो रहती है वो पशु आहार की रहती है, और यदि हम हमारे पशु आहार को सस्ता कर दें तो उसका पशु का उत्पाद मूल्य काफ़ी सस्ता हो जाता है, जिससे कि किसान भाइयों को आर्थिक रूप से काफ़ी लाभ पहुंचता है। तो अजोला हम कैसे तैयार करें, अजोला फार्मिंग हम कैसे करें, इसके लिए आवश्यक है कि हम इसके लिए इसकी प्रक्रिया को समझें। अजोला बनाने की विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम 3 फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा एक गड्ढा खोदते हैं और इसकी गहराई होती है लगभग 6 इंच। गड्ढा खोदने के बाद में इसमें तारपोलिन बिछाते हैं और तारपोलिन बिछाने के बाद में इसको हम पानी से भरते हैं। पानी से भरने के बाद इसमें हम लगभग 15 किलो मिट्टी का इसमें डालते हैं, जिससे कि तारपोलिन पर एक पतली सी तह मिट्टी की बन जाती है। इसके पश्चात इसमें हम 1.5 से 2 किलो गोबर घोलकर इस पानी में मिलाते हैं। ये हमारा गड्ढा 3 बाय 9 फीट का और पानी जिसमें कि गोबर मिला हुआ है, मिट्टी मिली हुई है, तैयार हो जाता है। इसके पश्चात हम 15 से 20 ग्राम सुपर फॉस्फेट इस पानी में मिलाते हैं और इसके बाद हम लगभग 1 किलो अजोला कल्चर भी उस पानी में डालते हैं। अजोला कल्चर यानी कि अजोला का तैयार मिश्रण।
अजोला डालने के बाद में लगभग 15 से 20 दिन बाद हमको अजोला उत्पादन का काम चालू होता है, क्योंकि ये अजोला अपने रूप में बढ़ता है। ये धीरे धीरे पूरे उस गड्ढे में अजोला भर जाता है। जब अजोला 20 से 25 दिन बाद संपूर्ण रूप से उस गड्ढे में फैल जाता है तो फिर उसको हम निकाल कर उसको छन्नी से छान कर और स्वच्छ साफ पानी से धोकर उसको हम खाद्यान्न के लिए तैयार करते हैं। जब हम अजोला गड्ढे में से निकाल लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, उसके पश्चात 1.5 से 2 किलो अजोला इसको हम भूसे में मिलाकर पशुओं को खिलाते हैं। तो किसान भाइयों, ये अजोला एक प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन का स्वरूप है। तो हम यदि भूसे में मिला रहे हैं तो इससे हमारी भूसे में प्रोटीन की मात्रा, खाद्यान्न में प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है। तो हम इसके एवज में हम 1 किलो लगभग हमारी जो प्रोटीन का जो खली है उसको हम कम कर सकते हैं। जो हमारा जो पशु आहार है 1 किलो हम कम कर सकते हैं। इस तरह हमको हमारे घर में ही हम अजोला बनाकर तैयार कर हम उसको भूसे में मिलाकर पशुओं को खिला सकते हैं और हमारी जो उसके पशु आहार की कीमतें हम कम कर सकते हैं। इसका जो लाभ ये है कि अजोला प्रोटीन का स्रोत है, इससे हमारा पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ता है, पशुओं की प्रजनन क्षमता बढ़ती है और साथ साथ इसमें पशुओं में वृद्धि भी होती है। यदि हम इस अजोला को भूसे में मिलाकर हमारी बच्चियों को खिलाएं, नए बछड़ों को खिलाएं, तो उसमें बहुत अच्छी वृद्धि देखी गई है। तो किसान भाइयों, एक आर्थिक रूप से यदि हमको हमारी लाभदायक पशुपालन करना हो तो हमको अजोला फार्मिंग का साथ लेना चाहिए, जो कि एक बड़ा सस्ता, सुलभ और अच्छा तरीका है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, सफलता कौन नहीं पाना चाहता। हम जो भी कार्य करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसमें सफल हों और लाभान्वित भी। और इसका एक ही रास्ता होता है और वो है मेहनत और लगन से कार्य करना, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज हम आपको एक ऐसे ही सफल किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने मेहनत और लगन से कृषि क्षेत्र में लाभ कमाकर अपने आप को सफल किसान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। तो आइए मिलते हैं हमारे सफल किसान से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं से। दर्शकों, हम प्रगतिशील किसान भाइयों से बातचीत करते हैं और उस बातचीत के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जो है सीखने को, सुनने को और समझने को मिलता है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान भाई हैं विजय साहू जी, जो कि ग्राम कुटकीपुरा के वर्तमान में सरपंच भी है और खेती किसानी में काफ़ी कुछ जो है इन्होंने उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी जो है अच्छा प्रयास किया है। भारी मात्रा में जो है ये हर साल उत्पादन लेते हैं अपने खेत में फसलों का, और इस समय ये क्या कुछ कर रहे हैं ये सारी बातें हम इनसे जानेंगे, इनसे बात करेंगे। साहू जी, ये बताएं कि अभी फ़िलहाल आपके पास कितनी एकड़ ज़मीन है? सर, मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है और सभी सिंचित है, कुएं से भी है, ट्यूबवेल से भी है, पर्याप्त मात्रा में पानी है सर।
15 एकड़ ज़मीन है। जी सर। अपने पास मशीनें कौन कौन सी हैं? सर मशीनें रोटावेटर भी है और रीपर वगैरह भी हैं सोयाबीन या गेहूँ काटने के लिए। सभी साधन जो है पर्याप्त मात्रा में है सर, जिससे कि अच्छे ढंग से हम खेती का उत्पादन कर सकते हैं सर। आप किस तरह से ये जानकारी हासिल करते हैं? सर ग्राम सेवक मैडम भी आती रहती हैं और जो भी अधिकारी हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ वो सभी जानकारी देते रहते हैं पर्याप्त मात्रा में हमारे लिए कि आप इस तरीके से खेती का उपचार कीजिए। बीज उपचार भी करने के लिए बताते हैं, बीज उपचार भी करते हैं पर्याप्त मात्रा में और सभी प्रकार से हमारे लिए साधन की भी जानकारी देते रहते हैं समय समय पर कि ये साधन आया है नया, आप इसको ले जाइए किसान भाइयों तक पहुँचाइए ताकि हम अच्छे से अच्छे ढंग से खेती कर सकते हैं सर। आप बताएंगे कि किस तरह से बीज उपचार करना चाहिए? वो तो बीज उपचार के लिए यही बताते हैं कि बढ़िया सोयाबीन की जो पैकिंग होती है उसको खोलकर बढ़िया उसमें वो पाउडर की तरह पैकेट रहते हैं उनको बढ़िया खोलकर उनको मिला देते हैं अच्छे ढंग से ताकि वो बीज उपचार करने के लिए इसी तरीके से बीज उपचार हम करते हैं सर। कल्चर का प्रयोग उसमें? जी कल्चर का उपयोग उसमें करते हैं, पैकेट का। बिल्कुल जी। जी किस्मों की यदि बात करें तो उन्नत जो किस्में होती हैं उनका आप किस तरह से चयन करते हैं? सर यही मार्गदर्शक मिलता रहता है सभी का, सोसाइटी वगैरह में जानकारी लेते रहते हैं कि सर कौन सा बीज इस बार अच्छा आया है तो वो भी बताते रहते हैं और मैडम से भी जो हमारी ग्राम सेवक मैडम है वो भी हमें समय समय पर बताती रहती हैं कि आप इस बार इस बीज का उपयोग करें। इस तरीके से हम सर वो कर लेते हैं सर। अपने खेत में पानी की आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? सर हम खेत में पानी की व्यवस्था के लिए कुएँ भी हैं पर्याप्त मात्रा में, तालाब भी हैं सर। तालाब से पानी स्टॉप डैम के रूप में उपलब्ध होता है, उसी से सर मोटर वगैरह पटक कर वो सिंचाई कर लेते हैं और ट्यूबवेल भी हैं सर आगे के लिए। जी जी सर। तो अभी आगे जो ये आगामी सीज़न जो आ रहा है, रबी सीज़न आ रहा है, इसमें किस तरह से आपने तैयारियाँ की है? सर तैयारी के रूप में बढ़िया खेतों में अच्छी तरीके से दो बार गहरी जुताई कर दी है और बीज का बस चरण चल रहा है और बढ़िया पानी के लिए भी स्रोत सब तैयार कर रख रहे हैं कि बस अब जैसे ही थोड़ा सा ये मौसम ठीक ठाक हो जाए फिर इसके बाद बोनी करेंगे बढ़िया। तो कौन कौन सी फसलों का चुनाव किया बोने के लिए इस बार? सर अधिक से अधिक संख्या में सर मेरे पास 15 एकड़ ज़मीन है, इसमें से 5 एकड़ में सर मैं सब्जी लगाता हूँ और मेरे पास खेतों में अभी भी सब्जी लगी हुई है, भट्टे टमाटर हुए या बल्लर वगैरह ऐसे सभी व्यवस्था कर रखी हैं और बाकी गेहूँ तो सर बोना ही है सर, गेहूँ चने की खेती करते हैं पहले से ही। जी सर। अच्छा चने में तो फिर भी कम पानी लगता है, गेहूँ में ज़रूर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है? सर बस चने तो उतने ही करते हैं 1 एकड़ में ही क्योंकि उसकी पैदावार भी सर कम होती है अपने एरिया में, इसलिए गेहूँ को ही अधिक से अधिक संख्या में हम पैदावार करते हैं सर। अच्छा साहू जी हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर किसान भाई खरीफ में सोयाबीन बोते हैं और रबी में गेहूँ या चना बोते हैं, तो साल दर साल जो फसल चक्र की जो बात की जाती है तो आपके हिसाब से फसल चक्र किस तरह से अपनाना चाहिए? सर फसल चक्र जैसे कि इस तरीके से इस बार हमने देखा है कि सोयाबीन नहीं हो पा रहा है, तो अब सर अगली बार जैसे भी कुछ अच्छे ढंग से मैडम वगैरह बताएं, ग्राम सेवक मैडम या और विशेषज्ञों द्वारा जानकारी लेकर हम अगली बार जो भी अच्छी फसल होंगी उस तरीके से बीज उपचार करके और बीज लेकर उसका सर वो करवाएंगे सर। अच्छा साहू जी आपके खेत में देख रहे हैं कि कहीं आम के पौधे लगे हुए हैं, कहीं जो है अमरूद लगे हैं और भी दूसरी चीज़ें लगी हुई है, तो ये फलदार वृक्षों को लगाने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए हैं क्या? जी सर करता हूँ सर। अभी भी मैंने अपनी पंचायत में 100-150 करीब अभी वृक्षारोपण में कार्यक्रम लिया था, उसमें हमारे और भी अधिकारी वगैरह आए गए, सभी ने सर वृक्षारोपण किया है और लगाते रहते हैं सर। हमारे इधर पर्याप्त मात्रा में आपको नींबू के पेड़ भी मिलेंगे, आम के पेड़ भी मिलेंगे, सभी अधिक से अधिक संख्या में सर मैं लगाना चाहता हूँ और जो भी मेरे किसान भाई हैं उनको भी मैं प्रेरित करता हूँ कि वो भी अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करें और फल फ्रूट वाले जो हैं अपने पौधे का रोपण करें सर। जिससे आज हम बात करते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है, तो उसके लिए हम अपने स्तर पर क्या प्रयास करेंगे? सर अपने स्तर पर यही मैं बता रहा हूँ सर, विशेषज्ञों से अच्छी जानकारी लेकर और मैं भी सर ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते सभी तरीके से जो भी अपने अधिकारी लोगों से बात कर अपने किसान भाइयों के लिए अधिक से अधिक संख्या में अच्छे बीजों का बारे में बताना या पेड़ों के बारे में बताना, भाई इस तरीके से अपन खेती करें या इस तरीके से अपन वृक्षारोपण करें ताकि इससे को अपने लाभ का धंधा इस तरीके से हम खेती को सब बता सकते हैं। बिल्कुल। साहू जी बीजों की आपने बात की, तो कई बार जो है किसान भाई के साथ में कहते हैं कि धोखा हो गया, अच्छा बीज नहीं था तो अच्छी फसल नहीं हुई, तो आप किस तरह से जो है इस संशय को दूर करते हैं? सर इसी तरीके से इस बार तो सर वैसे ही सोसाइटी से जो हमने बीज लिया है उसमें एक ही पैकिंग में सर 2-4 प्रकार की वैरायटी आई हैं, तो थोड़ा सा वो कृषि विशेषज्ञों से भी बताना चाहूँगा कि वो भी जिस तरीके से हो सके थोड़ा बीज का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वास्तव में किसानों को अच्छा बीज मिले। आपके यहाँ परिवार में या आपके जो गांव में जो महिलाएं हैं वो किस तरह से खेतीबाड़ी में सहयोग करती है? सर वो महिलाएं सर, और मैं तो ये मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी में महिलाओं का विशेषकर योगदान रहता है। पुरुषों को तो
कुछ नौकरी से या कुछ भी जाना आना कहीं पे हो जाता है, इसके बावजूद भी महिलाएं पूरी तरीके से अपनी खेती में देखरेख करती हैं। वहीं पे बच्चों के साथ ले जाती हैं, बच्चों को भी सिखाती हैं इस तरीके से अपन खेती करें। निंदाई, खुदाई, जुड़ाई जो भी सब है, टोड़ाई वगैरह सब महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में सर करती हैं। और यहाँ पे सर वो रोज़गारी मिल जाते हैं लोगों को, तो मजदूरी के हिसाब से सर वो दूसरे खेतों में भी जाकर सब्जी लगाना, तोड़ना सब व्यवस्था वो जानती हैं और अच्छे ढंग से सर वो करती हैं। खेती किसान में कुछ प्रगति उन्नति की बात करते हैं तो वो आपस में आपके पास में बैठते हैं, आते हैं, तो किस तरह से आपकी चर्चाएं होती है? सर सभी किसान जो भी कुछ योजना आती है तो मैं भी उनको ग्राम सभा की मीटिंग या आम सभा की मीटिंग में बुलाकर उन सभी को मैं वो भी बताता हूँ कि भाई ये बीज उपचार मतलब बीज आया है, आपको चलो मेरे साथ ही। अपन वो ग्राम सेवक मंडल को यहीं पे बुलवाकर मैं उनके बारे में सभी जानकारी दिलाता हूँ। इधर अपने हॉर्टिकल्चर में एक हमारे गुप्ता जी करके हैं, वो भी बढ़िया, उनके पास भी जब बात हो जाती है तो या किसान सभी लोग हम मिलकर वहाँ पे चले जाते हैं या वो यहाँ पे आ जाते हैं। उनसे अच्छे ढंग से वो बता देते हैं कि भाई इस तरीके से आप पौधारोपण करें या इस तरीके से फलदार वृक्ष लगाएं ताकि अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष उत्पन्न होंगे, तो वो तो लाभ उसका होना ही होना है फल। बिल्कुल सही बात। तो किसान भाइयों, आपने इस बातचीत से अंदाज़ा लगाया होगा कि हमारे जो प्रगतिशील किसान भाई हैं, जो आधुनिक तरीके से खेती किसानी कर रहे हैं, उसका यदि हम सभी अनुपालन करते हैं, उन सारी तमाम बातों को जो है हम सीखते हैं, समझते हैं और अपने खेतों में अपनाते हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें लाभ की संभावनाएँ बनती हैं। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात, मत हार मान तू, है देश की शान तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे, न रुकेगा तू न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले, हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा 1, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कि हम आशा करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। तो इसी के साथ मुझे यानी कि निहारिका समैया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।